हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है बच्चे आप सब लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में जैसा हम लोगों ने प्लान किया था, आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने एक सीएस प्रोफेशनल के नए सब्जेक्ट को जानेंगे। एंड द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस, जो कि ईएसजी के नाम से अब हमारे मॉड्यूल 1 ऑफ सीएस प्रोफेशनल में कवर होता है। इससे पहले अगर मैं बात करूं, पिछले सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस में, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम एथिक्स का नाम देते थे। ऑल्दो वो एथिक्स भी नहीं था, पूरा नाम तो GRMCE था, बट हम लोग उसको बोल देते थे कि चलो एथिक्स का सब्जेक्ट है। अभी भी हम इसको एथिक्स का ही सब्जेक्ट बोल रहे हैं, बट एक्चुअल में अगर मैं बोलूं तो करेक्ट एक्रोनिम जो है वो ESG के नाम से है। तो ESG में हमारे 3 पार्ट कवर होते हैं, एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ा ओवरव्यू दूंगा कि जिससे कि आपको पता लग सके कि व्हाट इज दिस सब्जेक्ट ऑल अबाउट। क्योंकि इस सब्जेक्ट को लेके ना मार्केट में बहुत सारे टीचर्स भ्रम फैलाते हैं। तो मैं थोड़ा सा क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। तो आप अपनी स्क्रीन पे अगर देखेंगे तो आपको देखिए ये इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, जो अभी नए मॉड्यूल्स रिलीज हुए हैं। और उस मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ICSI कहता है कि ये सब्जेक्ट अब क्या क्या लाया जाएगा, ESG। और ESG की अगर मैं बात करूं और पुराने सिलेबस के अगर मैं कंपैरिजन में इसको कंपेयर करूं, तो मैं ऐसे बोलता हूं कि सर पहले ना इसमें 4 पार्ट हुआ करते थे, पार्ट A B and C। तो पार्ट A B C एंड D। और A 50 मार्क्स का हुआ करता था, B 20 मार्क्स का, C 20 मार्क्स का और D 10 मार्क्स का। तो कुछ इस तरीके से बाइफर्केशन हुई थी। बट अभी क्या है, पार्ट्स चेंज हो गए हैं। अभी अब वैसे नहीं रहा। अब मार्किंग पैटर्न चेंज हो गया है और मार्किंग पैटर्न अब 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। और 3 पार्ट की अगर मैं डिवाइड करूं तो जैसे देखिए, पार्ट बी जो रिस्क मैनेजमेंट का एक चैप्टर है, वो अकेला एक चैप्टर 20 मार्क्स का है। ये पहले भी रिस्क मैनेजमेंट के नाम से 20 मार्क्स का ही हुआ करता था। तो ये अगर मैं बोलूं तो एक्चुअल में आपके लिए बहुत स्कोरिंग होने वाला है। एंड द फन फैक्ट कि यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर में ना, अगर कोई आपसे ऐसे बोले ना कि इसका कंपनी लॉ से बहुत बड़ा रिलेशन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लोग ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो आपने शायद कंपनीज एक्ट में बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे। मतलब मैं ऐसे बोलूंगा कि अगर रिस्क मैनेजमेंट 100% है तो उसका 10% ऐसा होगा जो कंपनीज एक्ट से रिलेटेड होगा, बाकी 90% विल बी ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो अगर कोई आपसे ऐसे कहता है कि आप कंपनीज एक्ट पढ़ लो और कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। और इस बार ICSI ने इसमें केस स्टडीज बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेट की हैं जो पहले नहीं कवर थी। तो इस बार ICSI ने रिस्क मैनेजमेंट का जो कंटेंट है वो थोड़ा सा इंप्रूव किया है और थोड़ा सा मैं बोलूंगा बढ़ा भी दिया है। फिर उसके बाद अगर मैं पार्ट 3 की बात करूं तो वो 15 मार्क्स का है। और 15 मार्क्स में सिर्फ 2 चैप्टर है। पहले क्या होता था, पार्ट C होता था और वो 2 चैप्टर कंटेन करता था, एक इंटरनल कंट्रोल का और एक रिपोर्टिंग का। बट अभी क्या हो गया है कि इंटरनल कंट्रोल का वो जो चैप्टर था वो पूरी तरीके से यहाँ रिपोर्टिंग के तौर पे आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो रिपोर्टिंग का कुछ पोर्शन यहाँ पे आ गया है और कुछ पोर्शन इंटरनल कंट्रोल का जो था वो तो यहाँ से हटा ही दिया है। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे क्या है कि जो रिपोर्टिंग वाला कंटेंट था वो यहाँ पे है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, BRSR। ये एक नया कंसेप्ट है जो हम लोग LODR में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे कवर अप हुआ गया है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा 20 और 15 मार्क्स की अगर बात करें तो 35 मार्क्स तो पार्ट B एंड C में कवर हो गए। बाकी पूरे 65 मार्क्स चले गए आपके पार्ट A में। 65 मार्क्स पार्ट A जो गवर्नेंस का है। तो अगर हम सब्जेक्ट को बोले ना तो हम लोगों ने बोला जैसे लाइक देखिए वर्ड्स क्या लिखे हैं, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। तो जो इन्वायरमेंटल पोर्शन है ना, ये सिर्फ 15 मार्क्स का है। बाकी सोशल एंड गवर्नेंस मैं बोलूंगा बाकी पूरा का पूरा समझ लीजिए आप 85 मार्क्स का है। और उस 85 मार्क्स में से 20 मार्क्स की आपकी रिस्क मैनेजमेंट है। तो अगर मैं बोलूँ ना कि हम लोग को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो देखो मेरा मानना तो ये है पर्सनली कि हमारा ये पार्ट 2 और पार्ट 3 बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि 20 + 15 मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं 35 मार्क्स हमको बहुत अच्छी तरीके से सिक्योर करने होंगे। इतनी अच्छी तरीके से सिक्योर करने होंगे कि 35 में से कम हम 30 मार्क्स तो स्कोर करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस लेवल का टारगेट लेके हमको चलना पड़ेगा कि कम से कम आउट ऑफ 35 वी नीड टू स्कोर 30 मार्क्स। अगर ऐसा हो जाता है तो आपके लिए सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर पाना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं ऐसे बोलूं कि सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है, प्रैक्टिकल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम ऐसे बोलते हैं, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि सर ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में कोई रिलेवेंस नहीं है। तो मेरे को लगता है कि दिस इज ऑल बुलशिट। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप एक्चुअल में किसी बहुत अच्छे कंपनी सेक्रेटरी से मिलो, बहुत एक्सपीरियंस्ड कंपनी सेक्रेटरी से मिलो,
तो एक्चुअल में आपको पता लगेगा कि जो सेक्रेटेरियल वर्क है ना, वो एक कंपनी सेक्रेटरी अपनी इनिशियल स्टेजेस पे करता है, बट आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट आई कैन से 5 to 7 years, 8 to 10 years, एक कंपनी सेक्रेटरी का जो मेन काम होता है ना, वो यही काम है जो आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ने जा रहे हो। पॉलिसी फ्रेमिंग, डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज को डिस्क्लोजर्स देना, डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज को यह बताना कि आपकी कंपनी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के पीछे नहीं भाग रही है, आपकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमको वो भी फुलफिल करनी है। हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक एथिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। ये ऑब्जेक्ट है एक कंपनी सेक्रेटरी का, और इस ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट इनकॉर्पोरेट किया गया है। और मैं ऐसे बोलूंगा कि अभी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक जो बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से बच्चा कहता है कि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, वो इस वजह से क्योंकि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ना हमको ये भी बताया जाता है कि फॉरेन कंट्रीज के क्या लॉज है, फॉरेन कंट्री में क्या लॉ चल रहे हैं। आप अगर प्रेजेंट टाइम पे आज बिग 4 कंसल्टेंसी फर्म्स की बात करें, अगर हम लाइक EY वगैरह की बात करें, तो वहां पे ऐसे बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज हैं जो काम कर रहे हैं फॉर फॉरेन क्लाइंट्स। अब फॉरेन क्लाइंट का मतलब हो गया कि आउटसाइड इंडिया का क्लाइंट। अब आउटसाइड इंडिया का क्लाइंट इंडियन कंपनी सेक्रेटरी से काम करवा रहा है, तो बट ऑब्वियसली बात है कि वो फॉरेन लॉज ही फुलफिल करवाना चाहता होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमको यहाँ पे ना इंडियन लॉ का कंपैरिजन दिया है विद द फॉरेन लॉ, कि फॉरेन कंट्री में किस तरीके से गवर्नेंस एक्टिविटीज होती हैं, कानून को किस तरीके से फॉलो किया जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से एथिकली एंड लीगली वर्क करता है। अब हम जब ये देखते हैं ना, तो बच्चा ये कहता है ओ सर हम तो इंडिया में हैं, हम तो इंडिया में काम करेंगे, हमको फॉरेन कंट्री के लॉ क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। तो भाई हमको कंपैरिजन करना है कि हमारे इंडिया में क्या चल रहा है और आउटसाइड इंडिया क्या चल रहा है। तो जैसे हमारा सबसे पहला ही चैप्टर है जहाँ पे हमको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बताया जाएगा, वहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके के अक्रॉस द ग्लोब आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे कि USA में क्या चल रहा है, यूनाइटेड किंगडम्स में क्या चल रहा है, अमेरिका में कौन सा लॉ चल रहा है, OECD प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक्चुअल में हम लोग को रिलेट कराएंगे इंडियन लॉ को विद द फॉरेन लॉज। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जहां पे हमको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। अच्छा, अब इसमें जैसे ये पहले चैप्टर में क्या है, ये बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो पहले अलग से एक चैप्टर हुआ करता था, बट अब अलग से एक चैप्टर ना होने की वजह से की बजाय प्रॉपर उन्होंने क्या कर दिया है, चैप्टर ना बनाने की बजाय पहले ही चैप्टर के साथ उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया। पहले एक चैप्टर हुआ करता था कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोरम करके, तो वो आज ये जो फोरम्स पहले थी वो अब आज ग्रुप अलग से चैप्टर ना बना करके पार्ट 1 में ही एक पर्टिकुलर चैप्टर में ही सारा इनकॉर्पोरेट कर दिया। अच्छा, अगर मैं ऐसे बोलूँ ना कि पास्ट ओल्ड सिलेबस एथिक्स के सब्जेक्ट के कंपैरिजन में इस बार का कंटेंट कैसा है, तो मैं बोलूँगा ICSI ने बहुत मेहनत की, कंटेंट बहुत इंप्रूव हुआ है, कंटेंट बहुत एक्स्ट्रा भी ऐड ऑन किया गया है। अभी जो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट अब ESG का रहा, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत ईजी सब्जेक्ट नहीं मानूंगा मैं इस सब्जेक्ट को इस तरीके से अगर डिफिकल्टी लेवल पे आउट ऑफ 10 अगर स्केल करूं, तो मैं कह सकता हूं कि यस, ये डिफिकल्टी लेवल पे 7 to 9 के बीच में आएगा। आउट ऑफ 10 7 to 9 की स्केलेबिलिटी रखता है ये डिफिकल्टी टर्म्स में। सिलेबस बहुत वास्ट है, नाना करते भी 850 पेजेस का मॉड्यूल है जो ICSI ने अपनी तरफ से रिकमेंड किया। ऑल्दो अब जैसे हम लोगों ने पूरा मॉड्यूल पढ़ा, तो उस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद हम लोग को ये समझ में आया कि ICSI से बीच बीच में कुछ गलती हुई हैं, कुछ जगहों पे कंटेंट बहुत रेलेवेंट नहीं है, सही तरीके से पूरा कंप्लीट नहीं है, बट ICSI विल डेफिनेटली वर्क अपॉन इट। बिल्कुल अगले अटेम्प्ट तक वो इंप्रूवमेंट कर देगा। हमेशा से ICSI ऐसा करता आ रहा है। ICSI में एक यही सबसे अच्छी बात है कि वो बार बार मॉड्यूल्स अपडेट करते रहते हैं, जिससे कि रेलेवेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है एक पर्टिकुलर सिलेबस का, तो वो रेलेवेंट तो रहता है। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो कुछ टॉपिक्स जरूर ऐसे हैं जो पार्ट 1 में हैं, जो कंपनीज एक्ट से और LODR से रिलेटेड है, बट रिलेटेड हैं। ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि कंपनीज एक्ट के सारे सेक्शंस आपको करने पड़ेंगे। जैसे हम लोग कमेटीज के बारे में पढ़ते हैं, लाइक ऑडिट कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, CSR कमेटी, ये हमारे सिलेबस में है। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 दैट इज SS1 ये हमारे सिलेबस में है। डायरेक्टर्स के कुछ प्रोविजंस भी हमारे सिलेबस में है, लेकिन मैं बोलूं पूरा कंपनीज एक्ट हमारे सिलेबस में है, ये भाई गलत है। और अगर आपको कोई ऐसे बोल रहा है ना कि पूरा कंपनीज एक्ट हमारे सिलेबस में, तो भाई ये तो बिल्कुल गलत है देखो। और इस बार सबसे अच्छी बात है कि ICSI ने इस बात पे फोकस भी किया था, और ICSI ने एक्चुअली करके दिखाया कि ICSI ने सारे रिपीटेटिव टॉपिक्स खत्म कर दिए। तो पहले क्या होता था, कुछ कंटेंट ऐसा होता था जो हम एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ते थे, फिर यहाँ फाइनल में आके फिर से पढ़ते थे, और हम लोग ऐसे बोलते थे कि पहले स्टैंडर्ड इतना डाउन था, अब फाइनल में आके स्टैंडर्ड इंप्रूव कर दिया। बट अभी ICSI ने क्या बोल दिया है कि सारी ये स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कहने वाली बातें छोड़ दो, हम एक पर्टिकुलर टॉपिक अगर एग्जीक्यूटिव में करा रहे हैं तो फाइनल में वापस से नहीं करवाएंगे। हाँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं जो रेलेवेंट हो, इस वजह से इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, बट
बहुत हद तक आईसीएसआई ने रिपीटिशन को खत्म किया है। तो पहले पता है क्या होता था, पहले बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी करते थे कि एक टाइम पे क्लास ले रहे हैं, इसमें एग्जीक्यूटिव का बच्चा भी बैठा है, फाइनल का बच्चा भी बैठा है, बट अभी ऐसा नहीं हो सकता। अभी अगर ऐसा हो भी रहा है तो कहीं ना कहीं आप अपना सिलेबस कंटेंट चेक करिए, गड़बड़ हो रही है आपके साथ, धोखा हो रहा है एक तरीके से आपके साथ। सारे कंटेंट अलग अलग हैं और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को प्रॉपर इज्जत मिलनी चाहिए, और वो प्रॉपर इज्जत तभी देंगे जब हम एक्चुअल में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट की तरीके से पढ़ेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, एथिक्स के सब्जेक्ट को बाकी सब्जेक्ट्स के साथ रिलेट करके पढ़ा देते हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसा गलत है, आप थोड़ा सा समझिएगा। आईसीएसआई ने सिलेबस कंटेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में कम किया है, कि पहले 9 सब्जेक्ट होते थे, अब सिर्फ 7 ही रह गए हैं। लेकिन आईसीएसआई मैं आपको बोल रहा हूँ, जून वाला जो अटेम्प्ट आपका आने वाला है, बहुत सॉलिड अटेम्प्ट आपका होने वाला है, बहुत सॉलिड क्वेश्चन पेपर आएगा, बहुत अच्छी तरीके से आईसीएसआई उसको ड्राफ्ट करने वाला है। और जिस हिसाब से कंटेंट आईसीएसआई ने दिया है, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड कंटेंट। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर जैसे हम लोग देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर चैप्टर में हमको ज़्यादातर एक्चुअल में हम देखेंगे, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमको ये बताया जाएगा कि एक्चुअल में एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क कैसे करता है, और एक ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से वर्क करना है कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज को यूटिलाइज करना है। तो इस इंटेंशन से हम लोग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो अब इस सब्जेक्ट के बारे में जैसे मैंने आपको एक छोटा सा खाली एक इंट्रोडक्शन दिया कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। अभी अगर हम लोग बोले कि इसका डिटेल्ड कंटेंट क्या होने वाला है, तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डिटेल्ड कंटेंट क्या है, किन किन टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है, वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो अभी जो मेन स्टोरी है वो ये है कि भाई हमारा सब्जेक्ट, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 65 मार्क्स में, 20 मार्क्स में, 15 मार्क्स में। जहां आपको फोकस करना चाहिए सबसे ज़्यादा इस 20 मार्क्स में, 15 मार्क्स में सबसे पहले 35 मार्क्स आपको प्योर श्योर शॉट सिक्योर करने चाहिए। क्योंकि आप देखो ना, खुद देखो, 3 चैप्टर किए और 35 मार्क्स सिक्योर। ओ भाई, 3 चैप्टर, जस्ट 3 चैप्टर्स एंड यू सिक्योर्ड योर 35 मार्क्स। मेरे को लगता है इससे बढ़िया तो पासिंग स्ट्रेटजी हो ही नहीं सकती। और उसके बाद आपके टोटल 17 चैप्टर पार्ट ए में कवर हो जाते हैं। 17 चैप्टर्स, पहले पार्ट ए में 50 मार्क्स में सिर्फ 11 चैप्टर हुआ करते थे, अभी लेकिन 17 चैप्टर्स हैं। और यहां कितने हैं, सिर्फ 3 चैप्टर्स। तो थोड़ा स्ट्रैटेजी अगर हम बनाएंगे तो हमको लगता है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अभी इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए वीडियो थी एक्चुअल में, और उनको इससे बहुत हेल्प मिलेगी कि एक्चुअल में ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्या है और किस तरीके से इसकी मार्किंग स्कीम है एंड व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी। ये मैंने डिस्कस किया, बाकी सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। ठीक है, चलिए, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।